प्यारे साथियों, हम लोग कूलम्स का लॉ पढ़ लिए कि कूलम्स का नियम क्या है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश यदि वायु या निर्वात में स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल F उनके आवेशी परिमाण के गुणनफल के समानुपाती F प्रपोर्शनल Q1Q2 मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती F प्रपोर्शनल 1/r²। और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश मीन्स बल की दिशा Q1 और Q2 को जोड़ने वाली लाइन के एलांग होती है, ऐसा बतलाया हमने। और बच्चों, आज थोड़ा सा चूँकि फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो जो लेटेस्ट चीज़ें हम लोगों को मिलती जाती हैं फिजिक्स में वो सब चीज़ें शामिल होती जाती हैं। तो जैसे जो है 2000 के लगभग सन 2000 ईस्वी के लगभग वेक्टर की खोज हुई, तो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम हेडिंगों में इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ आपको बताएंगे आज जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, माने इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। 2000 ईस्वी के पहले वेक्टर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहीं इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन जब वेक्टर का जो है कॉन्सेप्ट पता लग गया तो लोग तमाम हेडिंगों में वेक्टर के हिसाब किताब से चीज़ों को समझने और समझाने लगे। तो यहाँ हम आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे। ऐसा है बच्चों, अभी आपने जो है दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ा, F = 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये आपने वैद्युत बल का सूत्र पढ़ा जबकि आवेश वायु या निर्वात में हो। लेकिन जब आवेश किसी माध्यम में हो तो यही फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, यहाँ के इंक्लूड हो जाता है। के बारे में भी आप जानते हो कि जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4πε0 Q1Q2/r², जहाँ के उस माध्यम का परावैद्युत अंक होता है। इज दैट क्लियर? ये फार्मूला आपने पढ़ा है, हम वेक्टर लॉजिक बता रहे थे, पहले उसको समझो। ऐसा है बच्चों, 11th की क्लास में और 9th में दोनों जगह आपको पढ़ाया जाता है कि भौतिक राशियों को प्रकट करने के आधार पे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ऐसे समस्त भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। माने जिन्हें समझाने या बताने के लिए केवल मात्रा बता दो काम चल जाता है, वे राशियां अदिश राशियां होती हैं। और जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया समझाने या प्रकट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां या वेक्टर राशियां कहलाती हैं, जो योग के त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज नियमों का पालन करती हैं। तो यही वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आपको बताया गया कि माने परिमाण और दिशा दोनों जब रहता है तो वह राशि वेक्टर राशि या सदिश राशि कहलाती है। All the physical quantities which have required of magnitude as well as direction for representing are called vector quantities। जिन राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने हेतु परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, वही राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। और आपने इनके एग्जाम्पल्स पढ़ा था, बल, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, बलागुण, ये सारी राशियां वेक्टर राशियां या सदिश राशियां होती हैं। तो यहाँ बल ही तो है, इसका मतलब यह सदिश राशि है। और आपने वहीं पढ़ा है कि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण भी चाहिए, साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो अगर ये सदिश राशि है तो ये परिमाण है केवल मात्रा, बगल में दिशा भी होनी चाहिए, तब ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो वहीं आपने वेक्टर में ही पढ़ा था, ये क्लियर हो गया कि बल जो है सदिश राशि है।
तो ये वेक्टर राशि है, जब सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ इसमें और क्या होना चाहिए? दिशा। तो अभी तो केवल परिमाण ही है ना, दिशा तो है नहीं, इसका मतलब इसका सही रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, इसमें दिशा शामिल करनी चाहिए। वहीं वेक्टर में ही आपको पढ़ाया गया है कि वेक्टर कई प्रकार के होते हैं, समान वेक्टर, सदिश वेक्टर, तो समान वेक्टर, समदिश वेक्टर, प्रतिदिश वेक्टर, शून्य वेक्टर, मात्रक वेक्टर, और एक वेक्टर पढ़ाया गया है इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। आपको बताया गया होगा 11th की क्लास में कि जैसे कोई जो है राशि है उसको कैप लगा कर व्यक्त करें, तो इसका मतलब ये सदिश राशि होती है, और ये जो है इकाई वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 है और जो दिशा बताने के लिए यूज होता है। इसकी वैल्यू भी बताई गई होगी 11th में, वेक्टर a अपान मान आते हैं। तो बाय द वे a कैप, b कैप, c कैप, डॉट डॉट डॉट, n कैप, डॉट डॉट डॉट, x कैप, ये सब जो भी जो है रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीक है, ये सब इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक है बेटा? इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। अच्छा, एक और चीज कि ये ऐसे वेक्टर हैं जो दिशा बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या बताने के लिए? माने इन्हें जहां लगा दिया जाता है वहां दिशा शामिल हो जाती है। जैसे लिखा है कहीं 5, क्या 5 के बगल कोई यूनिट वेक्टर लिख दो आप, 5 n कैप, तो हो जाएगा वेक्टर 5। क्यों? क्योंकि 5 परिमाण है और n कैप दिशा है, तो परिमाण और दिशा दोनों मिलकर क्या बन गया? वेक्टर, वेक्टर 5। जैसे कहीं लिखा है स्वाति, क्या? तो ये एक परिमाण है, मात्रा है, उसके बगल कोई भी इकाई सदिश लिख दो, x कैप लिख दो, स्वाति x कैप, मतलब वो हो गया वेक्टर स्वाति। ठीक है। जैसे कहीं लिखा है 40, ठीक है, परिमाण है, इसके बगल हम कोई इकाई सदिश लिख दे तो परिमाण और दिशा दोनों बन गई, तो ये हो गया वेक्टर, वेक्टर 40। लिखा है कहीं रावण, क्या? इसके बगल हम कोई इकाई सदिश लिख दे, m कैप, b कैप, c कैप, a कैप, चाहे जो, तो ये परिमाण है और ये क्या है? ये दिशा के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा वेक्टर रावण। इधर क्लियर? तो माने किसी भी अदिश या परिमाणात्मक राशि के बगल जब यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश लिख दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? वेक्टर राशि हो जाती है। तो अब अगर ये वैद्युत बल था जो आपके सामने हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पहचानो? वैद्युत बल लिखा है कि नहीं? तो वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r², यह लिखा है ना। अगर ये सदिश राशि है, इसको वेक्टर राशि के रूप में प्रकट किया जाए, वैद्युत बल का वेक्टर निरूपण, माने इसको किस तरह से व्यक्त करना चाहते हैं हम? वेक्टर तरीके से। तो कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, ये Q1 Q2 अपान r² है, तो ये पूरा का पूरा अभी तक क्या है? परिमाण, परिमाण है। इसके बगल कोई भी इकाई सदिश खड़ा कर दो, ये परिमाण है और ये क्या है? इकाई सदिश, परिमाण और दिशा, तो ये चीज क्या हो गई? जो F थी वो वेक्टर F हो गई कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो ये बेटा हम जो है किसी भी भौतिक राशि को जब जो है वेक्टर के रूप में प्रकट करते हैं तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है, तो इसलिए हम जो है दिशा के लिए इकाई सदिश का प्रयोग करते हैं, परिमाण के बगल दिशा लिख देते हैं, माने यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, तो वेक्टर राशि हो जाती है। तो वैद्युत बल F बराबर जोर से बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान r²। इसको अगर वेक्टर रूप में व्यक्त करेंगे तो बगल में क्या लगा देंगे? और आज से जान लीजिए, जो भी राशियां वेक्टर राशियां होती हैं, अगर उनका सूत्र पता हो, उनके बगल r कैप, t कैप, t कैप, x कैप कुछ भी लिख दो तो वो वेक्टर बन जाएंगे। तो हम इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को वेक्टर के रूप में व्यक्त करते हैं। बकवास भले है लेकिन समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। तो अब हम काम की बातें आते हैं, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों एक आवेश Q1 कूलाम का, सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं? पहले बोलो हमसे, हाँ सर देख। एक आवेश Q1 बिंदु आवेश है, स्थान 1 पर रखा है, इस स्थान का नाम मान लो 1 है,
स्थान 1 और इस आवेश से r दूरी पर एक दूसरा आवेश Q2 कूलाम का बिंदु आवेश है, स्थान 2 पर रखा है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। चित्र दिखाई दे रहा है? चित्र में कोई दिक्कत? एक बार चित्र को फिर समझो, अगर नहीं समझोगे तो वर्णन नहीं समझ पाओगे जो बताने जा रहे हैं। ध्यान से फिर से देखिए, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थान 1 और स्थान 2 रखे हुए हैं। कह दो हाँ सर, नहीं बोलो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। तो अब जब हम जान रहे हैं कूलाम चाचा का नियम, तो ये दो आवेश कुछ दूरी पर है, तो इनके बीच क्या काम कर रहा होगा? वैद्युत बल। ये वाला आवेश किस पर बल लगा रहा होगा? दो वाले पर रखे आवेश पर। और ये वाला आवेश किस पर बल लगा? इधर के लिए। अगर Q1 द्वारा Q1 द्वारा Q2 पर बल लगेगा तो वो बल इधर रहेगा कि नहीं? इस बल का नाम हम लिख दे रहे हैं F12। क्या नाम लिख दे रहे हैं? 1 के द्वारा 2 पर लगा बल। समझ में आ गया? तो मतलब चित्र का वर्णन समझो। यदि आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगा बल इस डायरेक्शन में, जैसे चित्र बनाए हैं, वेक्टर F12 हो, कौन सा बल? 1 के द्वारा F1 वेक्टर में, और आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगा बल, क्या होगा इस पर बल? वेक्टर F21 और इस डायरेक्शन में। समझ नहीं आ रहा? बोलो हाँ। आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगा बल वेक्टर F12 और आवेश Q2 के द्वारा वेक्टर आवेश Q1 पर लगा बल वेक्टर F21 2 के द्वारा 1 पर। इतना दिखा? अब बच्चों आप जान रहे हो कि अगर इन बलों का मान निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, लेकिन अगर वेक्टर विधि से निरूपित करेंगे तो इस तरह से आएगा। माने हमको इकाई सदिश जरूरत पड़ेगी दोनों बलों को बताने के लिए कि नहीं? तो इकाई सदिश भी दिखा दे। हम मान ले रहे हैं 1 से 2 की ओर। कहां से कहां की ओर? देखो फिर बनाए हैं 1 से 2 की ओर इकाई सदिश R12 का है। क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये क्या इकाई सदिश है? R12 का, लेकिन ये कहां से कहां के लिए है? जब कोई भौतिक राशि को उधर राशि की दिखाना होगा तो ये इकाई सदिश इस्तेमाल करेंगे। मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं 2 से 1 की ओर इकाई सदिश R21 है। 2 से 1 की ओर इकाई सदिश क्या है? R21 है। और 1 से 2 की ओर इकाई सदिश। चित्र समझ आया? मजा आ गई कि नहीं? देखिए तो अब यहाँ पर चलो, आवेश ध्यान से देखो जिससे पूछेंगे। Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगा वैद्युत बल, क्या नाम होगा इसका? F12, लेकिन वेक्टर में। वेक्टर में होगा कि नहीं? मैंने देवेश नहीं समझ रहे हो। Q1 द्वारा Q2 पर लगा बल, देखो बकवास है बट समझते चलो। वेक्टर F12 होगा कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू क्या होगा? R12 के। क्यों? क्योंकि उधर वाला इकाई सदिश चाहिए, 1 से 2 की ओर वाला, और 1 से 2 की ओर वाला इकाई सदिश क्या है? R12 कैप। एक समीकरण बन गया। एनी डाउट? समीकरण बन गया? नहीं कह दो हाँ सर बन गया। आवेश Q2 के द्वारा, इसको समझ लीजिए क्योंकि इसके बाद वाली हेडिंग तभी आएगी। Q1 पर लगा हाँ वैद्युत बल। कोई बोलेगा नहीं? जिससे पूछे रह जाओ, कौन लड़का ज्यादा जानता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये होगा वेक्टर F21 और प्रजा जी
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो परिमाण है, लेकिन इसकी दिशा 2 से 1 की ओर है। इतना समझ में आया? यही जो समीकरण 1 है और यही जो समीकरण 2 है, यही कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। कूलाम के नियम का क्या है? ये दो हाथ से है। तो समीकरण 1 व 2 कूलाम के, हेडिंग समझ में आ गई कि नहीं पूरी? कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप है। माने हेडिंग कठिन नहीं लगी? आप स्कूल वगैरह पढ़ते होंगे तो बड़ा कठिन लगी होगी जब टीचर समझाया होगा। देखिए देखो, मैं इसको एकदम खत्म कर दिया। तो चित्र सही है सब वर्णन। माना आवेश Q1 और आवेश Q2 स्थान 1 और स्थान 2 पर स्थित है। आवेश Q1 और Q2 के मध्य की दूरी R है। 1 से 2 की ओर इकाई सदिश R12 है। 2 से 1 की ओर इकाई सदिश आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगा वैद्युत बल वेक्टर F12 का वेक्टर F12 है और आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल वेक्टर F21 है, जिनके वैल्यूज वो होगी और वही कूलाम के नियम का क्या है? वेक्टर स्वरूप। अब एक बात और थोड़ा सा टिप्स दिया जाता है रिशुदों पे। समीकरण 1 व 2 से गौर से देखो, सभी लोग गौर से देखो। रोहन बेवकूफ देखो ध्यान से। ये वेक्टर F12 और वेक्टर F21 में संबंध दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखो जरा दोनों। यहाँ वेक्टर F12 में ये जो परिमाण है और वेक्टर F21 में जो परिमाण है बराबर बराबर है क्या? केवल किसी इकाई सदिश की वजह से दोनों अलग दिख रहे हैं, नहीं सेम है। अब इकाई सदिश में देखो, इकाई सदिश में ये जो R12 कहते हैं और ये जो R21 कहते हैं, दोनों की बात देखो। दोनों में ध्यान से देखो। R12 का इधर है, R21 का इधर है। दोनों की दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत, लेकिन परिमाणवत बराबर है। काहे? दोनों इकाई सदिश है, दोनों परिमाण एक एक है। तो माने ये दोनों बराबर हैं, लेकिन दिशा में अपोजिट है। केवल परिमाण तो बराबर ही है, केवल दिशा में जो है विपरीत है, इसलिए माइनस लगा के बराबर कर दीजिए। अब समझो इन दोनों में ये चीज बराबर हो गई, यह भी बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन दिशा जो है विपरीत। तो मतलब ये साबित हो गया क्या? वेक्टर देखो, बड़ी बहुत बड़ी बात साबित हो गई। समझिए, वेक्टर F12 और वेक्टर F21 बराबर है। मेरी बात समझो और हमको बताना मैं क्या कह रहा हूं। वेक्टर F12 और वेक्टर F21 बराबर है, विपरीत दिशा में है। अब और थोड़ा डीप में जाओ। आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल और Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा के। अभी भी नहीं समझे? और डीप में जाओ, और डीप में जाओ कि जितना बल Q1 Q2 पर लगावत बा उतना बल Q2 Q1 पे लगावत बा विपरीत दिशा में। नहीं समझे? ऐसे समझो, जैसे हम दीवार पर बल लगाते हैं तो जितना बल या जो है ताकत दीवार पर लगाते हैं, दीवार उतने बल या ताकत हमको वापस करती, तभी हमारे हाथ में भी दर्द होता है। अब भाई चट से किसी मारो तो जितना बल उसके गाल पे लगता है, गाल के द्वारा उतने बल हाथ पर लगता है, हाथ को भी दर्द होता है। तो माने अब आप डीप में समझ गए होंगे कि हम चाचा न्यूटन को यहाँ ला दिए हैं। न्यूटन मर गया है बता करके, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है। Q1 ने जितना बल Q2 पर लगाया, Q2 ने उतना बल विपरीत दिशा में Q1 पर लगाया। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। माने कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। और अब जब याद करो, हमने आपको विशेषताएं समझाया था, दोनों में समानताएं, तो वहाँ लिखा था कि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पालन करता है। तो ये साबित हो गया। F12 बराबर माइनस F21 से ये प्रकट होता है कि Q1 द्वारा Q2 पर और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल समान परिमाण और विपरीत दिशा के हैं। माने
आवेश Q1 और आवेश Q2 एक दूसरे पर समान परिमाण और विपरीत दिशा का बल लगाते हैं, क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं। माने ये जो है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का फॉलोअप पालन होता है। इज दैट क्लियर? तो